नमस्ते। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा 7वीं क्लास का अध्याय 1 चल रहा था। इसमें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके आगे का टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। मतलब चोल, तुगलक और मुगल, ये बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान था एक गयासुद्दीन बलबन, तो आपको इस पर अंडरलाइन करनी है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन बलबन। इसका समय था 1266 से लेकर 1287 तक। इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसके एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल मतलब गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन जो था, दिल्ली का सुल्तान था। इसकी एक प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसे आप उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखेंगे। तो गयासुद्दीन बलबन एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल मतलब गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। गोड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग इसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। मतलब ये जो बलबन था ना, इसकी सेना के आगे कोई भी नहीं रुक पाता था। इतिहास का विजय अभियान के इन दावों को अतिशक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे इतिहासकार सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम किया है। साथ ही वे समझते हैं कि कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। और वे ये भी समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। मतलब वो क्यों बताते हैं कि हमने यहाँ विजय प्राप्त की। तो ये जो मानचित्र देख रहे हो आप, ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल का था, जिसमें दिल्ली की सल्तनत के अंतर्गत आने वाले ये जितने भी प्रांत हैं, ये नंबर डाल रखे हैं, ये सब दिल्ली के जो सल्तनत समय था उसमें आते थे। ये भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, ये दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी। तो सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबरी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बताया, इन भाषाओं की विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी, और जो अंडरलाइन की है उस पर भी आपको वो भी कॉपी में अंकित करना है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। तो सन जो 700 था, अभी से 2020 चल रहा है, वैसे 700, तो बहुत सारे जो क्षेत्र थे उनके अपने अपने भौगोलिक आयाम उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक रहेगा, ये सब, और उनकी कौन सी भाषा होगी, उनकी संस्कृति कैसे होगी, ये सब स्पष्ट हो गए थे। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासकों, राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगलक जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। इनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। आपस में लड़ते थे, स्थिर नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका फर्स्ट की तुलना कीजिए। आप अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे तब देखना खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, ये उसमें हम पढ़ेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। मुगल वंश का पतन के ढलान पर था 18वीं सदी में। तो ये भी आप नोट करना कॉपी में कि मुगल वंश का पतन पे था 18वीं सदी में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। लेकिन जो छोटे मोटे राज्य थे ना, वो फिर से उभरने लगे जैसे मुगल वंश का समापन हुआ। लेकिन जो बहुत सालों से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, सभी जगह एक छोटे छोटे अधिकार चल रहे थे, वो क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई।
अब उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा। मतलब जब पूरे राज्य पर एक बड़े राज्य का शासन होता था, लेकिन जैसे ही मुगल वंश का समापन हुआ तो छोटे बड़े राज्यों का शासन जो चलता था, उन राज्यों की बहुत सी बात, मतलब उन पर छोटे मोटे साम्राज्य का अधिकार हो गया। इस सत्य का पता हमें कई उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब हम कल पढ़ेंगे पुराने और नए धर्म। ओके, धन्यवाद।